दोस्तों, मैं रामहित राइट वे के यूट्यूब चैनल पे आप सबों का स्वागत करता हूँ। राइट वे केमिस्ट्री का जो यूट्यूब चैनल था अब जाना जाएगा किस नाम से? तो अब जाना जाएगा राइट वे के नाम से। आखिर ये बदलाव क्यों, क्या ज़रूरी पड़ गया इस बदलाव का? देखिए, बदलाव हुआ है तो निश्चित रूप से कुछ न कुछ पहले से बेहतर आपके समक्ष आएगा। इसी सोच के साथ इस चैनल के नाम में बदलाव हो रहा है, और ऐसा इसलिए कि मैं इस बार 2025 के पॉलिटेक्निक और पारामेडिकल का कंप्लीट तैयारी करवाऊंगा यूट्यूब चैनल पे, वो भी पूर्णतः फ्री। और वो भी केवल मैं नहीं, राइट वे के कंप्लीट टीम द्वारा, जहाँ पे आपको पॉलिटेक्निक और पारामेडिकल के क्वेश्चंस को, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को टॉपिक वाइज, कॉन्सेप्ट वाइज बेहतर तरीक़ा से समझाया जाएगा। तो यदि आप इस बात के लिए इंतज़ार कर रहे थे कि 2025 में हम पॉलिटेक्निक की तैयारी कहाँ करें, पारामेडिकल की तैयारी कहाँ करें, तो ये शानदार अपॉर्चुनिटी राइट वे लेकर आ रहा है आपके समक्ष। तो जुड़िए राइट वे के यूट्यूब चैनल से और जोड़िए अपने साथियों को, बताइए कि फ्री में पॉलिटेक्निक की तैयारी हो रही है, फ्री में पारामेडिकल की तैयारी हो रही है, वो भी कंप्लीट असाइनमेंट के साथ, कंप्लीट प्रीवियस क्वेश्चंस के साथ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ, जहाँ पे आपको कंप्लीट रूप से, पूर्ण रूप से तैयार किया जाएगा। और साथ ही साथ इसका ऑफलाइन टेस्ट भी आयोजित की जाएगी, और ऑफलाइन टेस्ट के जरिए आप अपने परफॉर्मेंस को बेहतर से बेहतर रूप में तब्दील कर सकते हैं। इन सब के लिए आपको करना क्या है? बस जुड़ना है राइट वे के चैनल से। राइट वे के चैनल से जुड़कर आप पॉलिटेक्निक और पारामेडिकल का कंप्लीट तैयारी कर सकते हैं, फ्री में कर सकते हैं। बहरहाल मैं आपको बता दूं कि आज जो चैप्टर्स हम लेकर आए हैं, वो चैप्टर का नाम क्या है दोस्तों? तो वो चैप्टर है क्लास 11th का। वो चैप्टर किस क्लास का है? क्लास 11th का है। क्लास 11th का ये कौन सा चैप्टर है? तो ये विशेष तौर पर ऑफलाइन वाले बच्चों के लिए है, जो राइट वे केमिस्ट्री के ऑफलाइन सेंटर पर पढ़ते हैं। ये राइट वे केमिस्ट्री का ऑफलाइन सेंटर कहाँ है? बाघा, बेगूसराय में है। तो यहाँ पर जो बच्चे पढ़ते हैं क्लास 11th में, उनका ऑर्गेनिक का कुछ पोर्शन जो है वो बचा रह गया था। तो ऑर्गेनिक का कुछ पोर्शन बचा रह गया था, जिसमें उनको ये फ़ायदा मिल रहा है कि अब ऑर्गेनिक हम पूरा शुरू से उनको पढ़ाएंगे, जबकि क्लास में 2 चैप्टर्स पढ़ाया जा चुका था। फिर भी मैं पूरा का पूरा ऑर्गेनिक क्लास 11th का बिल्कुल पढ़ा रहा हूँ यूट्यूब चैनल पे, और वो भी असाइनमेंट के साथ, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ। आपको बिल्कुल ये फील ही नहीं होगा कि हम ऑनलाइन पढ़ रहे हैं। ऐसा फील होगा जैसे हम किसी क्लासरूम में बैठ के किसी टीचर का लेक्चर सामने से देख रहे हैं। मैं इतना प्रयास करूंगा कि आपके मन के अंदर जितने भी सवाल चल रहे होंगे, जो भी डाउट चल रहा होगा, वो सब पूर्ण रूपेण क्लियर हो जाए। तो चलिए इसी कड़ी में क्लास 11th का ऑर्गेनिक का सबसे पहला चैप्टर है कार्बनिक रासायन। अब ये कार्बनिक रासायन चैप्टर का नाम क्या है? कुछ आधारभूत सिद्धांत तथा तकनीकें, कुछ टेक्नोलॉजी यूज होगा इस चैप्टर्स में, उसे हमें डिस्कस करना है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, भाई ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स एंड टेक्निक्स पर बेस होगा, जिसे जनरली हम लोग किस नाम से जानते हैं? GOC के नाम से जानते हैं। GOC डेट मीन्स जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब ये जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का कौन सा लेक्चर है दोस्तों? ये जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का लेक्चर 1 है, जिसमें हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं? इंट्रोडक्शन, परिचय, कि इस चैप्टर्स में क्या क्या पढ़ेंगे और इस चैप्टर का शुरुआत कैसे होगा। तो किसी भी चैप्टर्स को चालू करने से पहले आप जब ये लेक्चर आज कंप्लीट रूप से देख लेंगे ना, तो आपको निश्चित रूप से लगने लगेगा कि हाँ, ये वही चैनल है जिस चैनल से हम पॉलिटेक्निक और पारामेडिकल एक बार में क्रैक कर सकते हैं। तो चलिए मैं बताता हूँ कि किस किस तरीक़ा से आपको मैं पढ़ाने वाला हूँ। देखिए, किसी भी चैप्टर का जब शुरुआत होगा तो उस चैप्टर्स में कौन कौन सा बिंदु पढ़ना है, वो बिंदु हमें डिस्कस करना है। सबसे पहले उन बिंदु के बारे में जान लेना है। इस चैप्टर के शुरुआत में चैप्टर का परिचय पढ़ेंगे, चैप्टर का इंट्रो देखेंगे, साथ ही साथ देखेंगे तत्वों का बंधन व्यवस्था। चूंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड में कोवैलेंट बॉन्ड बन रहा होता है, सहसंयोजी बंधन बन रहा होता है, और अगर ये सहसंयोजी बंधन का कॉन्सेप्ट आपको पता नहीं रहेगा
तो आप बेहतर से बेहतर रूप से क्वेश्चन को डील नहीं कर सकते हैं। साथ ही साथ देखेंगे टेढ़ी मेढ़ी रेखीय संरचना, जिगजैग लाइन स्ट्रक्चर क्या होता है ये समझेंगे। साथ ही साथ समझेंगे संघनित संरचना सूत्र, कोई भी फॉर्मूला कंबाइंड होकर किस प्रकार से बनता है इसको भी देखेंगे। परसंकरण को समझने का प्रयास करेंगे। पाई बंधन और सिग्मा बंधन से हम लोग खेलेंगे कि पाई बॉन्ड और सिग्मा बॉन्ड का खेल किस प्रकार से खेला जा सकता है। साथ ही साथ डिस्कस करेंगे कार्बनिक यौगिक का त्रिविमीय संरचना, 3D स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। साथ ही साथ हम जानेंगे अल्क नेम क्या होता है, किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में या ऑर्गेनिक कंपाउंड के नोमेनक्लेचर का जो मूल बेस है वो अल्क है और इसी अल्क के आधार पर उसका नाम रखा जाता है, उसका पहचान किया जाता है, उसको पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे हाइड्रोकार्बन को और उसके बाद डिस्कस करेंगे कार्बनिक यौगिक का वर्गीकरण। कार्बनिक यौगिक का वर्गीकरण क्या होता है इन बातों को जानेंगे। देखिए हाइड्रोकार्बन की बात करें तो आप क्लास 11th का सिलेबस निश्चित रूप से देखे होंगे और क्लास 11th में एक चैप्टर ही है हाइड्रोकार्बन। तो जब एक चैप्टर ऑलरेडी हाइड्रोकार्बन है क्लास 11th में, तो इस चैप्टर्स के अंतर्गत हाइड्रोकार्बन जानने की क्या आवश्यकता पड़ गई। भाई हाइड्रोकार्बन इस चैप्टर में इसलिए जानने की आवश्यकता पड़ गई कि हम लोग डिस्कस कर पाएंगे हाइड्रोकार्बन में किसके बारे में, एल्केन के बारे में, और किसके बारे में, एल्कीन के बारे में, और किसके बारे में, एल्काइन के बारे में। इन सब चीज़ों के बारे में बेहतर रूप से समझ पाएंगे, सीख पाएंगे। इसलिए थोड़ा सा यहाँ पर हाइड्रोकार्बन हमें जानना होगा, समझना होगा। अब बारी होगा चैप्टर के एडवांस पॉइंट पर चलने का, जिसका इंतजार हर किसी को है। वो कहावत है ना, आज भी किसी नज़र को तेरा इंतजार है। चलिए देखते हैं कार्बनिक यौगिक का IUPAC नोमेनक्लेचर। कार्बनिक यौगिक का IUPAC नोमेनक्लेचर जानेंगे। साथ ही साथ पढ़ेंगे आइसोमेरिज्म क्या होता है, समावयवता क्या होता है। साथ ही साथ इस चैप्टर्स में हम डिस्कस करेंगे कार्बनिक अभिक्रियाओं का क्रियाविधि क्या है और वह क्रियाविधि किन कॉन्सेप्ट के ऊपर, उसका कॉन्सेप्ट क्या है, इन सब चीज़ों को डिस्कस करेंगे। संकल्पनाओं का डिस्कशन करेंगे। फिर देखेंगे कार्बनिक यौगिक का शोधन। अगर हम कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड बना रहे हैं उसमें कुछ इम्प्यूरिटी, अशुद्धियां रह जाती है, तो वो अशुद्धियां किस प्रकार से दूर किया जाएगा। और जो कार्बनिक यौगिक बना है उसका गुणात्मक व्यवस्था क्या है, गुणात्मक विश्लेषण भी करेंगे कि कितना प्योर बना है, उसके प्योरिटी को भी चेक करने का प्रयास करेंगे। कार्बनिक यौगिक का मात्रात्मक विश्लेषण कि किसी भी कार्बनिक यौगिक का मान लीजिए हमें 200 ग्राम मात्रा बनाना है तो उसके लिए कितना मात्रा में रिएजेंट और रिएक्टेंट लेना पड़ेगा, इन सभी बातों का डिस्कशन करेंगे इस चैप्टर्स के अंतर्गत। तो दोस्तों बिल्कुल सही जगह पर आप हैं जहां पर जीओसी का बिल्कुल डीप नॉलेज आपको दिया जाएगा। तो चलिए इसी कड़ी में आज जो टॉपिक हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं वो होगा परिचय, इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन के माध्यम से आप निश्चित रूप से समझ पाएंगे, सीख पाएंगे और बहुत आनंदमय तरीका से समझ पाएंगे केमिस्ट्री को। और ये पूर्णतः आपको समझ में आ जाएगा कि नहीं, केमिस्ट्री को भी आसान तरीका से पढ़ा जा सकता है और बेहतर से बेहतर रूप में सीखा भी जा सकता है। तो दोस्तों इसी कड़ी में देखिए केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो शुरुआत है बहुत पुराना है, 1675 ईस्वी में हुआ था। और इस शुरुआत का सूत्रधार कौन थे, तो भाई इस शुरुआत का सूत्रधार थे लेमेरिन महोदय। ये लेमेरिन महोदय क्या कहते थे, लेमेरिन महोदय ने उस समय जो प्रकृति से यौगिक प्राप्त हुआ था उस प्रकृति से प्राप्त यौगिक को 3 आधार से या 3 वर्गों में बांट दिया। जैसे मान लीजिए कि हमारा जो प्रकृति है, नेचर है, उससे जो यौगिक प्राप्त हुआ था ना, उसको लेमेरी नाम के एक साइंटिस्ट ने 3 वर्गों में बांटा था। बांटने का तरीका बनाया गया था खनिज, कि भाई खनिज से हमें कौन सा यौगिक प्राप्त होगा उसको हम एक साइड रखेंगे। खनिज किसको कहते हैं, धरती के अंदर, भूगर्भ पृथ्वी के अंदर का जो हिस्सा होता है उससे जो कुछ भी प्राप्त होता है उसे हम आप लोग क्या कहते हैं, खनिज कहते हैं। खनिज के अलावा लेमेरी महोदय ने पेड़ पौधा से प्राप्त यौगिकों को एक श्रेणी में रखा, फिर जीव जंतु से प्राप्त श्रेणी को एक यौगिक में रखा। ये तो उस समय का वर्गीकरण हो गया। कब का बात है, 1675 ईस्वी का, बहुत पुरानी बात है। अब एंट्री हुआ, कुछ समय बीत गया, जैसे जैसे समय बीतते गया आपको भी पता है कि भाई अभी मान लीजिए कि कभी किसी जैसे कोई ऐप है उसमें कुछ अपग्रेडेशन होता है, कुछ अपडेट आता है, तो आपके फ़ोन में नोटिफिकेशन आता है, आप अपडेट करते हैं तो पहले से कुछ नया चीज़ें, कुछ बेहतर अनुभव आपको मिलता है, तो नए नए चीज़ें ऐड हो जाते हैं। जैसे जैसे समय बीता, समय बीतकर बात आ गया 19वीं शताब्दी में, लगभग
14-15 ईस्वी की बात है। अब इस समय दुनिया में राज चलता था, केमिस्ट्री में राज चलता था किसका? लेबोजियर का। लेबोजियर जो बोल दे दुनिया में उस समय वही माना जाता था। किसके आधार पर? केमिस्ट्री के आधार पर दुनिया में। तो इन्होंने क्या किया कि भाई यौगिक को हम 3 वर्गों में नहीं बांटेंगे, 3 प्रकार से नहीं बांटेंगे। इन्होंने कहा कि पेड़ पौधा से जो प्राप्त यौगिक होगा उसको एक श्रेणी में रखेंगे और खनिज से जो प्राप्त यौगिक होगा उसको एक श्रेणी में रखेंगे। यानी पेड़ पौधा और जीव जंतु से प्राप्त यौगिकों में हमेशा क्या पाया जाता है? तो पेड़ पौधा और जीव जंतु से जो प्राप्त यौगिक होता है उसमें हमेशा सर हाइड्रोकार्बन यानी हाइड्रोजन और कार्बन पाया जाता है, उपस्थित रहता है। तत्पश्चात पेड़ पौधा एवं जीव जंतु से प्राप्त यौगिकों को क्या किया गया? एक ही श्रेणी में रख दिया गया एवं यौगिकों को अब 2 वर्गों में बांटे जाने लगा। वो 2 वर्ग कौन कौन सा था? एक था पेड़ पौधा और जीव जंतु से प्राप्त, दूसरा खनिज से प्राप्त। इसके आधार पर ना इसका डेफिनेशन भी तैयार किया गया। जैसे कि पहला बिंदु देखिए, पेड़ पौधा एवं जीव जंतु से प्राप्त यौगिकों को लेबोजियर ने क्या कहा? तो लेबोजियर ने कहा कि ये कार्बनिक यौगिक है, जबकि खनिज से प्राप्त यौगिकों को लेबोजियर ने क्या कहा? तो लेबोजियर महोदय ने कहा कि ये अकार्बनिक यौगिक है। अब अगर हम बात करें कि ऑर्गेनिक वर्ड के बारे में, कार्बनिक शब्द जो है वो लैटिन भाषा के शब्द लिविंग ऑर्गेनिज्म से लिया गया है, जिसका अर्थ क्या होता है भाई? जिसका शाब्दिक अर्थ होता है जीवित स्रोतों से प्राप्त। इसी के आधार पर ना आगे चल के एक थ्योरम भी आया। भाई वो थ्योरम कौन सा है? तो उस थ्योरम का नाम है जीवन शक्ति के सिद्धांत या जीवन शक्ति का सिद्धांत। जीवन शक्ति का सिद्धांत किसने दिया? बर्जीलियस ने दिया। कब दिया? 1815 ईस्वी में दिया। जीवन शक्ति का सिद्धांत किसने दिया? तो बर्जीलियस ने दिया। कब दिया? 1815 ईस्वी में दिया। अब बर्जीलियस कहते हैं, बर्जीलियस क्या कहते हैं? कार्बनिक यौगिक का निर्माण दैविक शक्ति के अदृश्य क्रियाकलाप द्वारा होता है। देखिए ये देवी देवता वाला जो भूत है ना, आज से नहीं है, बहुत पुराना भूत है ये। और पुराने समय में वैज्ञानिक भी इस बात को मानते थे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो निर्माण है वह दैविक शक्ति के अदृश्य क्रियाकलाप द्वारा होता है। मतलब इसे बनते हुए कोई नहीं देख सकता है, ये देवी देवता बनाते हैं। दूसरा पॉइंट इन्होंने ये भी कहा था, कार्बनिक यौगिक केवल जीवित स्रोतों से ही प्राप्त किया जा सकता है। ऑर्गेनिक कंपाउंड को कभी भी हम मृत स्रोत से नहीं प्राप्त कर सकते हैं, केवल जीवित स्रोत से प्राप्त कर सकते हैं। ऐसा जीवन शक्ति सिद्धांत का एक पॉइंट था। जीवन शक्ति सिद्धांत का एक पॉइंट यह भी था कि कार्बनिक यौगिकों का संश्लेषण प्रयोगशाला में नहीं किया जा सकता है। डेट मीन्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हम प्रयोगशाला में नहीं बना सकते हैं। ये 3 महत्वपूर्ण बातें हैं किसका? वाइटल फोर्स थ्योरी का, जीवन शक्ति सिद्धांत का। लेकिन कहते हैं ना कि हर किसी का अंत होता है, तो जीवन शक्ति सिद्धांत का भी अंत होने का वक्त आ गया। तो जीवन शक्ति सिद्धांत का अंत, डाउनफॉल ऑफ वाइटल फोर्स थ्योरी। तो वाइटल फोर्स थ्योरी में जो डाउनफॉल आया, उस डाउनफॉल को हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, देख लेते हैं कि वो डाउनफॉल एक्चुअल में क्या है। तो जर्मन वैज्ञानिक फ्रेडरिक बोहलर एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम क्या था? फ्रेडरिक बोहलर। फ्रेडरिक बोहलर ने 1828 ईस्वी में प्रयोगशाला में कार्बनिक यौगिक, प्रथम कार्बनिक यौगिक यूरिया का निर्माण किया। और यूरिया का फॉर्मूला देख लीजिए, NH2CO NH2। इसका निर्माण करके जीवन शक्ति सिद्धांत का अंत कर दिए। भाई कैसे जीवन शक्ति सिद्धांत का अंत हुआ? तो फ्रेडरिक बोहलर ने 1828 ईस्वी में प्रयोगशाला में प्रथम कार्बनिक यौगिक बनाया। उस यौगिक का नाम क्या था? यूरिया। और इस प्रकार से जीवन शक्ति सिद्धांत का अंत हो गया। इन्होंने यूरिया कैसे बनाया? तो अमोनियम सल्फेट एवं पोटासियम साइनेट। हम बात करें अमोनियम सल्फेट का, तो अमोनियम सल्फेट का मॉलिक्यूलर फार्मूला होगा NH4 का होल ट्वाइस इंटू SO4। साथ ही साथ एवं पोटासियम साइनेट की बात करें तो KCNO को मिश्रित करके जब गर्म किया इन्होंने, तो गर्म करने के बाद प्राप्त हुआ अमोनियम साइनेट NH4CNO। और इसको जब गर्म किया गया तो यह किस में परिवर्तित हो गया? यूरिया में परिवर्तित हो गया। अच्छी बात यह है कि चलिए मैं आपको इक्वेशन पे करके इन बातों को बताता हूं कि प्रयोगशाला में फ्रेडरिक बोहलर ने यानी बोहलर महोदय ने यूरिया का निर्माण किस प्रकार किया था। तो हमें तो समझ में आ गया कि यूरिया बनेगा किससे? अमोनियम सल्फेट से। और किससे बनेगा? पोटासियम साइनेट से। ये 2 बेसिक टर्म्स है जिससे हम यूरिया बना सकते हैं। तो यूरिया बनाने के लिए सबसे पहले हम लेते हैं अमोनियम सल्फेट NH4 का होल ट्वाइस इंटू
CNO, साथ ही साथ अमोनियम सल्फेट लेना है NH4 का होल ट्वाइस इंटू SO4, साथ ही साथ लेना है पोटासियम साइनेट। इस दोनों को हम मिक्स करके ना गर्म करेंगे तो सिचुएशंस क्या होगा उन बातों को भी समझ लीजिए। देखिए इसके ऊपर चार्ज है +1, इसके ऊपर का चार्ज है -2, पोटासियम के ऊपर का चार्ज है +1 और साइनेट के ऊपर का चार्ज है -1। ड्यू टू चार्ज जब एक दूसरे को ये डिस्प्लेस करेगा तो डिस्प्लेस करने के दौरान बनेगा क्या, देखिए प्लस प्लस वाले को डिस्प्लेस करेगा और बना लेगा K2SO4। ये क्या बनाएगा दोस्तों, K2SO4 पोटासियम सल्फेट। अब ये पोटासियम सल्फेट बन के बाहर निकल गया, दूसरा बच क्या रहा है CNO ना, तो CNO अमोनियम के साथ अटैच होगा और बनाएगा NH4CNO। ये बना लिया। इक्वेशन अनबैलेंस्ड है, इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए हम लोग अगर बातचीत करें तो देखिए वहाँ पर साइनेट 1 है, यहाँ पर भी साइनेट 1 है, वहाँ अमोनियम 1 है, यहाँ अमोनियम 2 है, तो अमोनियम के आगे 2 लगाइए और पोटासियम साइनेट के आगे भी 2 लगा दीजिए, तो इक्वेशन बैलेंस हो गया। अब इस पोर्शन को हम हटा देते हैं, क्योंकि ये पोर्शन यहाँ से जब रिमूव कर लेंगे तो इसी से बोहलर ने बनाया था किसको, यूरिया को। तो अमोनियम साइनेट को हिट कर दिया गया। अमोनियम साइनेट को जब कंटिन्यू हिट किया गया तो इसके ऊपर चार्ज है +1, इसके ऊपर चार्ज है -1, यानी यहाँ पर जो बॉन्ड बन रहा है वो क्या है, आयनिक बॉन्ड है सर। अब ये आयनिक बॉन्ड डिसोसिएटेड हो जाएगा, टूट जाएगा। इसका नाम क्या है, नाम भी हम लिखते हैं, इसका नाम है अमोनियम साइनेट, नाम लिख लेते हैं। जैसे अमोनियम साइनेट बॉन्ड रीअरेंज किया ना, तो नाइट्रोजन से 2 हाइड्रोजन इधर अटैच हुआ, सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, फिर से सिंगल बॉन्ड N, फिर 2 सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन अटैच हो गया और कंपाउंड बन गया यूरिया। बस हुआ कुछ नहीं, इधर बॉन्ड आयनिक था और इधर बॉन्ड हो गया कोवैलेंट। अंतर इतना ही है, आयनिक बंधन जो है वह सहसंयोजी बंधन में बन के यूरिया का निर्माण कर लिया ना। तो इस प्रकार से बोहलर ने प्रयोगशाला में प्रथम कार्बनिक यौगिक यूरिया का निर्माण किया। तो बहुत बार क्वेश्चंस आपको मिलेगा भी कि प्रयोगशाला में निर्मित प्रथम कार्बनिक यौगिक कौन है, तो दोस्तों प्रयोगशाला में निर्मित प्रथम कार्बनिक यौगिक यूरिया है। किससे बनाया गया, तो अमोनियम साइनेट से बनाया गया। अब अमोनियम साइनेट बना किससे था, तो अमोनियम सल्फेट किससे बना था, अमोनियम सल्फेट और किसके कॉम्बिनेशन से, तो पोटासियम साइनेट के कॉम्बिनेशन से बना था क्या, अमोनियम साइनेट। और इसी अमोनियम साइनेट को कंटिन्यू जब हिट किया गया तो इसका आयनिक बॉन्ड तब्दील हो गया कोवैलेंट बॉन्ड में और प्रोडक्ट बन गया यूरिया। बात इतना ही नहीं रहा जीवन शक्ति सिद्धांत को अंत करने में, कहते हैं ना कि जो डूब रहा है उसे और डुबाओ। इसी कड़ी में हरमन कोल्बे का एंट्री हुआ। जब गलत होने की बात चल रही थी जीवन शक्ति सिद्धांत का, तो हरमन कोल्बे आए। ये कहानी कब की है, 1845 ईस्वी की। चूंकि अभी आप हिस्टोरिकल पॉइंट देख रहे हैं इसलिए ईस्वी सन जानना जरूरी है। हालांकि साइंस के किसी एग्जामिनेशन में ईस्वी सन नहीं पूछा जाता है, लेकिन आपको ये भी पता है कि किसी देश का भविष्य क्या होगा, किसी व्यक्ति का भविष्य क्या होगा, किसी वस्तु का भविष्य क्या होगा, ये बहुत हद तक इस बात पर निर्भर करता है कि उसका भूत क्या था ना। हालांकि वर्तमान बहुत कुछ बदलता है, लेकिन 90% केस में भूत भी मतलब रखता है, तो भविष्य भूत पर निर्भर करता है। इससे हमें यह पता चलता है कि डेवलपमेंट कैसे हुआ केमिस्ट्री का, कितना समय लगा। तो हरमन कोल्बे ने 1845 ईस्वी में हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन, इन तीनों को संयोजित करके प्रयोगशाला में दूसरा कार्बनिक यौगिक बनाया, एसिटिक अम्ल। इन्होंने क्या लिया, हाइड्रोजन लिया, दूसरा क्या लिया, ऑक्सीजन लिया, और क्या लिया, कार्बन लिया। इन तीनों को मिलाकर जब नॉर्मल टेम्परेचर पर हिट किया तो इन्होंने पाया कि प्रोडक्ट बनता है CH3COOH। अब इन्होंने लेते समय जो रेशियो रखा था इन सब चीज़ों का, वो था 2:1:2। इस रेशियो में रख के एसिटिक अम्ल का निर्माण कर लिया। तो ये हमारा दूसरा कार्बनिक यौगिक बन गया, एसिटिक एसिड।
अब एक बात आप गौर से देखिए, ध्यान से समझिए एक बात को, यहां पर जो एसिटिक अम्ल बन रहा है वो तत्वों के जुड़ने से बनता है। हाइड्रोजन तत्व है, ऑक्सीजन तत्व है, कार्बन तत्व है। लेकिन पीछे देखो सर, जरा पीछे तो देखो, पीछे क्या देखेंगे, यहां पर जो यूरिया बन रहा है क्या वह यूरिया तत्व से बन रहा है? नहीं, यूरिया यहां पर बन रहा है यौगिक से। तो प्रयोगशाला में निर्मित प्रथम कार्बनिक यौगिक यूरिया और यौगिक से निर्मित प्रथम कार्बनिक यौगिक वो भी यूरिया। लेकिन क्वेश्चन अगर पूछ दे कि प्रयोगशाला में तत्व से निर्मित प्रथम कार्बनिक यौगिक, तो दोस्तों तत्व से निर्मित प्रथम कार्बनिक यौगिक क्या है? एसिटिक एसिड है। चलिए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, कहानी थोड़ा सा और आगे ले चलते हैं, थोड़ा सा ईस्वीसन बढ़ाते हैं, 1856 में आते हैं। इस समय एक और वैज्ञानिक आए जिनका नाम क्या था? बर्थलोट। और बर्थलोट ने प्रयोगशाला में किसका निर्माण किया? मीथेन का निर्माण। हाँ, वही मीथेन जिसका अनुसूत्र होता है क्या? CH4। तब से लेकर आज तक लगभग 2 करोड़ कार्बनिक यौगिक प्रयोगशाला में संश्लेषित किया जा चुका है। मतलब उस समय तक 3 कार्बनिक यौगिक नहीं मिल रहा था, और जब मीथेन बना उसके बाद पूरा दुनिया टूट पड़ा कार्बनिक यौगिक बनाने में, और इस कदर टूटा कि तब से लेकर आज तक 2 करोड़ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स लैब में बनाए जा रहे हैं। अब ये मीथेन बना कैसे था प्रयोगशाला में, इन बातों को भी समझना बहुत आवश्यक है। मीथेन जो प्रयोगशाला में बना था वह सोडियम एसीटेट से बना था। किससे बना था? सोडियम एसीटेट से। अब सोडियम एसीटेट से कैसे बनाया गया? तो सोडियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड के साथ जब सोडियम एसीटेट को गर्म किया गया ना, तो मीथेन बना था। अब ये सोडियम एसीटेट होता क्या है? सोडियम एसीटेट होता है CH3COO ये सोडियम एसीटेट का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। सोडियम हाइड्रोक्साइड वही है जिसको आप कास्टिक सोडा कहते हैं, तो डेट मीन्स आपको फॉर्मूला याद ही हो गया होगा, NaOH। और कैल्शियम ऑक्साइड CaO। इन तीनों को जब मिक्स करके हिट किया गया, कैसे करके वो भी समझिए। तो सोडियम एसीटेट CH3COO इसको मिक्स किया गया NaOH कास्टिक सोडा के साथ, किसके उपस्थिति में? कैल्शियम ऑक्साइड के उपस्थिति में। जैसे हिट किया गया ना, तो सोडियम CO3 ये एक साथ आकर कंबाइन हो गया, और कंबाइन होकर बना लिया Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट। दोस्तों जैसे सोडियम कार्बोनेट बन के तैयार हुआ तो बचा CH3 और H, ये बनाया CH4, जिसको हम आप लोग क्या कहते हैं? जिसको हम आप लोग कहते हैं मीथेन। ये मीथेन मार्स गैस भी कहलाता है, ये मीथेन पंख गैस भी कहलाता है, यही मीथेन गोबर गैस भी कहलाता है। ये मीथेन पाया कहाँ जाता है? कीचड़ों में पाया जाता है, धान के खेतों में पाया जाता है। मतलब नमी युक्त जमीन से जो स्मेल आ रहा होता है, जो गंध आ रहा होता है, वह गंध किसका होता है दोस्तों? वह गंध मीथेन का होता है, वो मीथेन है। तो बहुत बार क्वेश्चंस पूछा जाता है जनरल कॉम्पिटिशन्स के अंदर कि बताइए धान के खेतों में कौन सा गैस पाया जाता है? अरे धान के खेत में कीचड़ होता है, धान कीचड़ों में होता है, तो कीचड़ में कौन सा गैस पाया जाता है? मीथेन गैस पाया जाता है। पुराने ज़माने में, आज से 10-20 साल 30 साल पहले, जब गांव में इलेक्ट्रिसिटी नहीं हुआ करता था, तो हमारे पूर्वज गोबर गैस का उपयोग करते थे, और उस गोबर गैस से वह कौन सा गैस बनाते थे? मीथेन गैस बनाते थे। घर से जो वेस्टेज निकलता था, गाय का गोबर हो गया, या जो खाना बच जाता था, वेस्टेज चीज़ें, उसको टैंकर्स में डालकर उसको सरा गला के उससे मीथेन बनाते थे, और उसी मीथेन का उपयोग वह जैसे लाइटर जलाने में किया करते थे, वो मेंटल जलाने में किया करते थे, और रात में रोशनी प्राप्त करते थे। यहाँ तक कि लोग उससे खाना भी पकाया करते थे। तो ये बहुत उपयोगी था। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि बायोगैस बनाते समय, उसका नाम क्या था? बायोगैस भी, गोबर गैस को बायोगैस भी बोला जाता था। बायोगैस को बनाने के बाद जो वेस्टेज बचता था ना, वो वेस्टेज जो था वो कंप्लीटली उर्वरक का काम करता था, फर्टिलाइजर का काम करता था, जिसको खेतों में डाला जाता था, तो मिट्टी की उर्वरा शक्ति और बढ़ती थी। चूंकि वो रासायन मुक्त था, रासायन रहित था, उसमें किसी भी प्रकार का कोई केमिकल उपयोग नहीं हुआ था, तो वह हमारे मृदा के लिए बहुत लाभदायक होता था, खेतों के लिए बहुत लाभदायक होता है। अभी हम लोग उर्वरक के रूप में यूरिया का उपयोग करते हैं, पोटास का उपयोग करते हैं, DAP का उपयोग करते हैं, जो मृदा के लिए हानिकारक होता है और मृदा के इफिशियंसी को, मृदा के कार्य क्षमता को घटा कर रख देता है। तो वक्त आ चुका है कि एक बार फिर से पुराने ज़माने में लौटा जाए और पुराने पद्धति के अनुसार काम किया जाए। तो आपने देख लिया कि किस प्रकार से हरमन कोल्वे
ने एसिटिक अम्ल बनाया और बर्थलोट ने मीथेन बना दिया। मैं यहाँ पर एक बात और आपको बताते चलूँ, वो बात क्या है, ध्यान से समझिए। ये जो आप देख रहे हैं कास्टिक सोडा और देख रहे हैं कैल्शियम ऑक्साइड, इस दोनों के मिक्सचर को क्या कहते हैं दोस्तों? तो इस दोनों के मिक्सचर को कहते हैं सोडा लाइम। ध्यान रखिएगा ये बात। तो कास्टिक सोडा और सोडियम ऑक्साइड के मिश्रण को सोडा लाइम कहा जाता है। चलिए थोड़ा सा और आगे चलते हैं, आगे के पॉइंट को डिस्कस करते हैं। देखिए अब आपको पता चल चुका होगा कि हम थोड़ा सा टॉपिक पढ़ेंगे, टॉपिक पढ़ने के बाद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा, सब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा, उसको डील करते हुए आगे बढ़ेंगे। इसी कड़ी में जो आज का टॉपिक आपने इंट्रोडक्शन पढ़ा, पहला चैप्टर ऑर्गेनिक के क्लास 11th का पहला चैप्टर का जो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ रहा है वो है प्रयोगशाला में निर्मित प्रथम कार्बनिक यौगिक है। दोस्तों प्रयोगशाला में निर्मित प्रथम कार्बनिक यौगिक यूरिया है, जिसको किसने बनाया? तो लेवोजियर ने बनाया। चलिए दूसरा देखते हैं। लेवोजियर ने बनाया? अरे भाई सही बताओ, लेवोजियर ने बनाया क्या? बर्जिलियस ने तो जीवन शक्ति सिद्धांत दिया था ना, तो बर्जिलियस ने जीवन शक्ति सिद्धांत दे दिया था। लेवोजियर उससे पहले के साइंटिस्ट थे, तो लेवोजियर ने नहीं बनाया। इसको किसने बनाया था? फ्रेडरिक वोहलर ने बनाया था। कुछ भी बोल के नहीं जा सकते आप। किसने बनाया था? वोहलर ने बनाया था। इस बात का ध्यान रखिएगा। जीवन शक्ति सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? जीवन शक्ति सिद्धांत का प्रतिपादन जो था वो वर्जिलियस ने किया था। प्रयोगशाला में सर्वप्रथम यूरिया को किसने बनाया? तो प्रयोगशाला में सर्वप्रथम यूरिया को वोहलर ने बनाया था। इससे थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। वोहलर ने प्रयोगशाला में यूरिया का निर्माण किससे किया था? अभी जस्ट आपने देखा कि प्रयोगशाला में यूरिया का निर्माण वोहलर ने अमोनियम सल्फेट और पोटासियम साइनेट KCN को जब हिट किया था, KCNO को जब हिट किया था तो इससे बना था NH4CNO और साथ ही साथ बना था K2SO4। तो K2SO4 को बाहर निकाल लिया गया और NH4CNO को जब कंटिन्यू हिट किया गया तो इसका आयनिक बॉन्ड डिसोसिएटेड हो गया था, टूट गया था, और आयनिक बॉन्ड टूटकर कोवैलेंट बॉन्ड बना लिया था। और इससे फाइनली प्रोडक्ट क्या बना था? तो दोस्तों इससे फाइनली प्रोडक्ट बन गया था यूरिया। तो आप देखो इसको ध्यान से, इसमें कहीं ऐसा लग रहा है कि यूरिया जो है, कहीं पर ऐसा लग रहा है आपको कि यूरिया जो है वह तत्वों से बना? यूरिया तत्वों से बना? नहीं, ये भी यौगिक है, ये भी यौगिक है, ये भी यौगिक है। तो यूरिया यौगिक से बना है। यूरिया किससे बना है? यौगिक से बना है प्रयोगशाला में, ना कि तत्वों के कॉम्बिनेशन से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जीवन शक्ति सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? कौन सा ऐसा कथन है जो वाइटल फोर्स के अकॉर्डिंग टू बिल्कुल सही है? जैसे देखिए कार्बनिक यौगिक को प्रयोगशाला में नहीं बनाया जा सकता। बिल्कुल वाइटल फोर्स थ्योरी कहता है कि कार्बनिक यौगिक को हम प्रयोगशाला में नहीं बना सकते। वाइटल फोर्स थ्योरी ये भी कहता है कि कार्बनिक यौगिक का निर्माण दैविक शक्ति के द्वारा होता है। बिल्कुल ये वाइटल फोर्स थ्योरी का कहना है, जीवन शक्ति सिद्धांत का कहना है। जीवन शक्ति सिद्धांत ये भी कहता है कार्बनिक यौगिक जीवित स्रोतों से ही प्राप्त किया जा सकता है। ये बात भी बिल्कुल सही है। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा? उपयुक्त सभी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अमोनियम साइनेट का अणुसूत्र किसके समान है? भाई अमोनियम साइनेट NH4CNO ये अणुसूत्र किसके समान है? तो सबसे पहले इसका अणुसूत्र देख लीजिए क्या होता है। नाइट्रोजन 2 गो है, हाइड्रोजन 4 गो है, एक कार्बन है, एक ऑक्सीजन है। दूसरा कंपाउंड जो इससे बना था वो यूरिया था, वो क्या था? NH2CONH2। अगर इस पर आप अपने ध्यान को ले जाओगे तो आपको पता चलेगा कि इसमें भी नाइट्रोजन एक 2 नाइट्रोजन है, 4 हाइड्रोजन है, N2H4CO। तो नाइट्रोजन अमोनियम साइनेट का जो अणुसूत्र है वह किसके समान है? यूरिया के समान है। जीवन शक्ति सिद्धांत को सर्वप्रथम किसने गलत साबित किया? तो वोहलर ने जीवन शक्ति सिद्धांत को सबसे पहले गलत साबित कर दिया था। चलिए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। एसिटिक अम्ल को प्रयोगशाला में सर्वप्रथम किसने बनाया? तो एसिटिक अम्ल को प्रयोगशाला में सर्वप्रथम हरमन कोलबे ने बनाया था। मीथेन को प्रयोगशाला में सर्वप्रथम किसने बनाया? बर्थलोट ने बनाया मीथेन को प्रयोगशाला में सबसे पहले। पंख गैस किसे कहा जाता है? मीथेन को कहा जाता है। इसी को गोबर गैस भी कहते हैं और अणुसूत्र क्या होता है? CH4 होता है दोस्तों।
प्रयोगशाला में यूरिया तैयार किया गया। किससे तैयार किया गया प्रयोगशाला में यूरिया को? अमोनिया और जल से? नहीं, अमोनियम साइनेट से। हाँ बिल्कुल सर, अमोनियम साइनेट NH4CNO, इसी को, ये चूंकि आयनिक है, इसका बॉन्ड, इसको जब हिट किया गया तो इसका बॉन्ड अरेंज हो गया और इसी से प्रयोगशाला में सबसे पहले यूरिया को तैयार कर लिया गया। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो गया। चलिए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और आगे के क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रयोगशाला में यौगिक से निर्मित प्रथम कार्बनिक यौगिक है। प्रयोगशाला में यौगिक से निर्मित प्रथम कार्बनिक यौगिक है। हमने बोला था ना इस पर भी क्वेश्चन आएगा। आ गया, ले लीजिए, यूरिया आ गया। प्रयोगशाला में तत्व से निर्मित प्रथम कार्बनिक यौगिक है। एसिटिक अम्ल तत्व से बना था। कीचड़ में कौन सा गैस पाया जाता है? कीचड़ में कमल खिलता है। हाँ बात सही है, कीचड़ में कमल खिलता है और वो कीचड़ जहाँ कमल खिलता है उसमें गैस कौन सा पाया जाता है? मीथेन, जिसको हम लोग गोबर गैस कहते हैं। इसका अनुसूत्र क्या होता है? CH4 होता है। इसी को पंख गैस भी कहते हैं। कार्बनिक यौगिक में किसकी उपस्थिति अनिवार्य है? दोस्तों ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन की उपस्थिति अति अनिवार्य है। इसके बिना ऑर्गेनिक कंपाउंड पॉसिबल है ही नहीं। चलिए थोड़ा और देखते हैं और आगे बढ़ते हैं MCQs के तरफ। यही MCQs है जो कंपटीशंस में आपके रिजल्ट्स को क्लियर करेगा। किस यौगिक में हाइड्रोकार्बन उपस्थित रहता है? दोस्तों कार्बनिक यौगिक में ऑलवेज हाइड्रोकार्बन उपस्थित हो ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन 99% केस में हाइड्रोकार्बन उपस्थित रहता है कार्बनिक यौगिक में। कार्बन एवं हाइड्रोजन क्या है? कार्बन और हाइड्रोजन दोनों का दोनों अधातु है। यूरिया का सूत्र क्या होता है? दोस्तों यूरिया का सूत्र होता है NH2CONH2। एसिटिक अम्ल का सूत्र क्या होता है? CH3COOH। मीथेन का अनुसूत्र क्या होता है? CH4 होता है। चलिए अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। आपने यहाँ तक के सभी पॉइंट्स को डिस्कस कर लिया। अब देखिए इसी कड़ी में हमारे पास आएगा सब्जेक्टिव क्वेश्चन। भाई ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या है? सब्जेक्टिव क्वेश्चंस के जरिए यहाँ तक जो थ्योरी आपने पढ़ा उस थ्योरी पे आप क्वेश्चन कर पाएंगे। जैसे कि सबसे पहला क्वेश्चन है, कार्बनिक यौगिक एवं अकार्बनिक यौगिक में जो मेन डिफरेंस है वो करके देखिए। आपने पॉइंट पढ़ा, उसके आधार पे आप कर सकते हैं। जीवन शक्ति सिद्धांत को लिखिए। जीवन शक्ति सिद्धांत क्या है? उसके बाद है, प्रयोगशाला में सबसे पहले कार्बनिक यौगिक का निर्माण किसने और कैसे किया? तो आपको पता है कि प्रयोगशाला में सबसे पहले कार्बनिक यौगिक का निर्माण किसने किया था? तो वहलर ने किया था। किसने किया था? वहलर ने किया था। और किस प्रकार से किया था? तो अमोनियम साइनेट को गर्म करके यूरिया बनाया था। यही बातें आपको लिख देना है। अगला क्वेश्चन है, क्या होता है जब सोडियम एसीटेट को कास्टिक सोडा एवं कैल्शियम ऑक्साइड के साथ मिश्रित करके गर्म किया जाता है? तो आपको पता है कि इससे मीथेन बनता है। लेकिन केवल लिखने से काम नहीं चलेगा। आप तो लिखिएगा कि मीथेन बनता है, इक्वेशन भी दिखाना होगा। रिएक्शन जब तक नहीं दिखाइएगा तब तक बातें सही नहीं होना है, मार्क्स नहीं मिलेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन 2 नंबर में है। तो आपके पास ऑलरेडी हमने पीछे रिएक्शन लिख रखा है। कोलबे ने प्रयोगशाला में एसिटिक अम्ल का निर्माण किस प्रकार किया वो आप देख लीजिए, पीछे लिखाया गया, वहाँ से आप लिख सकते हैं। फिर कहता है कि 10 कार्बनिक यौगिक, वैसे यौगिक को चुनिए जो कार्बनिक है, जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन दोनों हो, और 10 अकार्बनिक यौगिक का नाम तथा सूत्र लिखिए। ऐसे करके आपको कर लेना है। इसी प्रकार से अगर आप चाहते हैं कि बेहतर कॉन्सेप्ट के साथ आपको केमिस्ट्री सीखना है, और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि मैं इस चैनल पर पॉलिटेक्निक और पैरामेडिकल का बिल्कुल फ्री बैच स्टार्ट करने जा रहा हूं। बहुत जल्द ये बैच आने वाला है, तो आप जुड़िए राइट वे के यूट्यूब चैनल से। मैं आपको ये भी बताते चलूं कि राइट वे केमिस्ट्री का यूट्यूब चैनल अब तब्दील हो गया है किसमें? राइट वे में। और ये राइट वे आपके लिए बिल्कुल निस्वार्थ रूप से पॉलिटेक्निक और पैरामेडिकल का फ्री बैचेस लाने जा रहा है। तो दोस्तों आपके आस पड़ोस जो बच्चे हो जो इस बार 10th का एग्ज़ाम दे दिए हैं, 12th का एग्ज़ाम दे दिए हैं, और उन्होंने आस लगा रखा है कि मैं भी पॉलिटेक्निक करूं, मैं भी पैरामेडिकल करूं, और तैयारी कहाँ करूं, तो उसके लिए सबसे बेहतर प्लेटफॉर्म है राइट वे। राइट वे से जोड़िए उन्हें, और फ्री में इस प्लेटफॉर्म पर फ्री में तैयारी करवाई जाएगी। अच्छी बात यह है कि इसमें जितना भी टेस्ट होगा ये सभी टेस्ट
ऑफलाइन सेंटर पे होगा, तो ऑफलाइन टेस्ट देकर अपने कार्यशैली को, अपने कार्य क्षमता का जांच कर सकते हैं और कितना वो इम्प्रूवमेंट अपने आप में कर पाए हैं ये भी कर सकते हैं। तो जुड़िए राइट वे केमिस्ट्री या राइट वे के यूट्यूब चैनल से। अभी बहरहाल मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने इतने लंबे समय तक राइट वे के यूट्यूब चैनल को देखा, और आगे भी मैं कहूँगा कि आप इससे जुड़िए और अपने साथियों को जोड़िए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा मिल सके। तो एक बार फिर से मैं आपको कहता हूँ कि यदि जो बच्चे इस बार 10th का एग्ज़ाम दे दिए हैं, 12th का एग्ज़ाम दे दिए हैं, पॉलिटेक्निक और पारामेडिकल का तैयारी करना चाहते हैं, तो उन्हें निश्चित रूप से जोड़िए राइट वे के यूट्यूब चैनल से। बिकॉज मैं यहाँ अकेले नहीं, राइट वे का संपूर्ण टीम के द्वारा पॉलिटेक्निक और पारामेडिकल का बिल्कुल फ्री तैयारी करवाया जाएगा, और वो भी फुल कॉन्सेप्ट के साथ।